नमस्कार। द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज बात रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है। नशीली दवाओं से जो मामला उनके खिलाफ जो उनके खिलाफ चल रहा था उस पे। रिया चक्रवर्ती फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई इसी साल 14 जून को, उसके बाद सबसे पहले जो सवाल उठे वो रिया चक्रवर्ती की भूमिका को लेकर उठे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर यह भी कहा गया कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और कहीं न कहीं उसको रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से जोड़ा गया। धीरे धीरे जांच शुरू हुई और ये मामला नशीली दवाओं के कारोबार से भी जुड़ गया और ये आरोप लगाया गया कि रिया चक्रवर्ती की इसके पीछे साजिश है। वो सुशांत सिंह राजपूत को नशीली दवाएं मुहैया करवाती थी। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है। कई एक महीने बाद रिया चक्रवर्ती रिहा हुई। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। जांच एजेंसियों पे सवाल खड़े हुए, जो परिवार है उन पे सवाल खड़े हुए और मीडिया की भूमिका पे भी सवाल खड़े हुए। इन सब मामलों में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रवींद्र सिंह जी और मशहूर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट श्री KTS तुलसी जी। आप दोनों लोगों का द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जस्टिस रवींद्र सिंह, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा। अब रिया चक्रवर्ती को जमानत मिल गई है, लेकिन जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो अपना आदेश दिया उसमें कई सारे सवाल, जो नशीली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसकी जो कार्रवाई थी, उसके जो आरोप थे, उसको लेकर कई सवाल उठाए। आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस मामले में? संक्षेप। ऐसा जमानत मिलना और आदेश देना उसका, ये दोनों विवेचना पर डिपेंड करते हैं। किस तरह की विवेचना हुई, किस तरह की साक्ष्य आई, और जो आर्गुमेंट हुए हैं वो ऑर्डर में कोर्ट ने साइट किए हैं। जो उसका रिप्लाई आया फ्रॉम साइड ऑफ द कंट्रोल ब्यूरो वो भी उन्होंने साइट किया है। अल्टीमेटली कोर्ट ने इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये केस फिट है फॉर ग्रांटिंग द बेल, और एक लंबे ऑर्डर के तहत कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट की है। और जो बेल ग्रांट हुई है उसमें कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं है अभी। ये तो बेल स्टेज की जो आर्गुमेंट्स थे उसके बारे में कोर्ट ने अपनी ओपिनियन फॉर्म की और उनको बेल ग्रांट कर दी है। तो इस स्टेज पे ये नहीं कहा जा सकता कि वेदर शी हैज कमिटेड द ऑफेंस और नॉट, लेकिन ये सिंपली बेल है। बेल में तो प्राइमा फेसाई कोर्ट वाज सेटिस्फाइड टू ग्रांट द बेल, बेल ग्रांट कर दी। जी जी जी। अच्छा तुलसी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो कोर्ट ने आदेश दिया, मैं कोर्ट का वो एक सेंटेंस पढ़ना चाहूंगा। कोर्ट ने कहा, शी इज नॉट पार्ट ऑफ द ड्रग डीलर, शी हैज नॉट फॉरवर्डेड द ड्रग्स allegedly procured by her to somebody else to earn monetary और अदर बेनिफिट। क्या ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का वाक्य है, जो आदेश में कहा है उसने, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो काम करने का या इस मामले में जिस तरीके से उसने काम किया, क्या उस पर कहीं ना कहीं सवाल नहीं खड़ा करता? बिल्कुल सवाल खड़ा करता है, मगर ये तो बहुत बाद की डेवलपमेंट है। शुरू से इस तरीके से सबसे पहले मुंबई पुलिस के ऊपर दबाव डाले जाने, दबाव की कोशिश की। ये कहा कि अभी अरेस्ट क्यों नहीं किया, पोस्टमार्टम में जो है वो साबित होता है कि मर्डर है, जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ से मर्डर है। फिर ये कि क्या पैसा उसका लूट लिया, अपने अकाउंट में चला गया। हर रोज एक नई थ्योरी बनती है। और यही वजह है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है पुलिस केस का, वो ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो पुलिस है वो स्वतंत्र होगी। यही काम विक्टिम को भी दिया जा सकता था, मगर विक्टिम बस इन्वॉल्व होने की वजह से अपना डिस्पैशनेट व्यू नहीं ले सकते। तो हर रोज एक नया किस्सा खड़ा होता था
और मीडिया भी उसको बहुत उछालने की कोशिश, क्योंकि बहुत टॉप स्टार्स को बुलाने का मौका मिलता है तो पुलिस छोड़ती नहीं है। मगर फिर भी जो जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी वो साबित हो गया कि सही थी, और हर रोज नई कहानी घड़ी जाती थी विक्टिम की फैमिली की तरफ। वो एक एक करके सारे झूठ साबित हो रहे हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में प्रोसीजर लेट डाउन है उसको फॉलो करने की आवश्यकता है। ये इसमें कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। सीनियर ऑफिसर्स का दखल लिमिटेड होता है, कोई पॉलिटिशियन का दखल नहीं होना चाहिए, विक्टिम का दखल नहीं होना चाहिए, जब तक फाइनल रिपोर्ट जो है 173 में अदालत के सामने पेश नहीं होता। और तब तक की सारी प्रोसीजर जो है ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होती है। इसको रिवील किया जा सकता है, क्योंकि रिवील करने से बहुत सारे जो दस्तावेज है वो गुम हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस केस में जो पटना में एफआईआर फाइल की गई वो अपने आप में ही एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी इन्वेस्टिगेशन में, जो नहीं हुआ। और आप एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं पटना में, ये मेरे को इस बात को समझ में आया नहीं कि ये कैसे चल रहा था मामला, और कम से कम ऐसी इंटरफेरेंस को रोक लगे। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, खुश इसलिए कि कम से कम रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हुआ। हाई कोर्ट एक एक चीज को बहुत डिटेल में देखा है, और अपना किसी को भी कोई प्रेजुडिस ना हो जाए एक पार्टी को। अगर वो कुछ फाइंडिंग दे देती ऐसी तो प्रोसिक्यूशन को नुकसान होता है, अगर प्रोसिक्यूशन के खिलाफ दे देते तो भी इस तरह से जो ट्रायल है उसमें पड़ती है। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि सीआरपीसी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती। तकरीबन हर केस में इसको एक तरफ किया जाता है, पहले इन्वेस्टिगेशन होती फिर अरेस्ट होती है। मगर भारत में ये होता है कि अरेस्ट पहले होती है और फिर पीट के किसी तरह से उल्टा लटका के उसके बयान लिया जाता है, उससे कुछ रिकवरी हो जाती है। ये हमारी 90 केसेस में इन्वेस्टिगेशन और कोई उसको जो कि इलीगल एविडेंस है, कोई एक्यूज को कहा जाता है कि तुम उसके खिलाफ बयान दो। इस केस में भी ये बात सामने आई। उन्होंने कहा कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, अब नारकोटिक कंट्रोल जब पहले सबसे ये साबित हो गया तो पैसा नहीं लेके गया, वो 10 दिन पहले उस घर से निकल गई थी, चली गई थी, टेलीफोनिक कांटेक्ट भी नहीं था। जो भी एक नौकर को चेंज किया, ये कर दिया, वो कर दिया, मरवाने के लिए सारी ये जो विक्टिम की तरफ से इमेजिनरी सारा काम हुआ, मैं उसकी सख्त निंदा करता हूँ। हम उन मुद्दों पे भी आएंगे तुलसी साहब। मैं जस्टिस रविंद्र सिंह आपसे एक और सवाल जानना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उसमें उसने नारकोटिक्स स्पेशल कोर्ट जो थी, स्पेशल नारकोटिक्स कोर्ट थी, उसका जो आदेश था, जो पहले रिया चक्रवर्ती ने जब वहां पे जमानत लेने के लिए अपनी अर्जी डाली थी तो उस कोर्ट से जमानत नहीं मिली थी, उसका रिया चक्रवर्ती हाई कोर्ट गई। तो हाई कोर्ट ने उस निचली अदालत, उस विशेष अदालत के फैसले पे भी टिप्पणी की है कि कहा है कि जमानत न देने के लिए सबूत नष्ट करने की आशंका जैसा कोई आधार नहीं था। साथ ही एनसीबी ने आरोपी की पहली ही पेशी पे रिमांड की मांग नहीं की थी। क्या ये जो सेंटेंस है कि जब एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगा था, उसने कहा ठीक है अब इनको जेसी में भेजा जाए, हमें रिमांड की जरूरत है, हमको जितना पूछता था पूछ लिया, क्या ये निचली अदालत के
समझ पे कहीं टिप्पणी तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट जब बेल रिजेक्ट हो जाती है स्पेशल जज या सेशन कोर्ट से, तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को भी कंसीडर करता है कि स्पेशल जज ने किन किन चीजों को कंसीडर किया और उनका एप्रिसिएशन क्या था, ठीक है। और जो एविडेंस है, जो साक्ष्य आया है, उस स्टेज पे क्या ये केस ऐसा बनता है कि इसमें बेल दी जा सकती कि नहीं दी जा सकती, ठीक। उसमें कोर्ट उस साक्ष्य को भी कभी कभी नरेट करता है और ये भी करता है कि कौन कौन सी साक्ष्य नहीं भी है। जो साक्ष्य नहीं आई है उसके बारे में भी कहता है कि इस तरह की कोई एविडेंस नहीं आई है विवेचना में। तो ये जो नरेशन ऑफ द फैक्ट्स है, इट डिपेंड्स अपॉन द एविडेंस कलेक्टेड बाय द आईओ, ठीक है। कोर्ट को उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करना या क्वेश्चन करने का कोई कभी बेल में प्रोविजन नहीं होता है। ये इट डिपेंड्स द एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस बाय द स्पेशल जज और सेशन जज, thereafter appreciation of the evidence collected by the IO by the high court। तो हाई कोर्ट ने ऐसा जो अपना ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो उनका अपना एप्रिसिएशन का तरीका है और वो कहते हैं कि ये प्रॉपर होता कि अगर पहले ही दिन आप रिमांड की बात करते, आप पुलिस कस्टडी की बात करते, लेकिन अगर आपने नहीं की है इसका मतलब ये समथिंग रॉन्ग बिहाइंड इट। आपकी प्लान, आप सोच कुछ और रहे थे, बाद में आपने आफ्टर थॉट ये सब चीज प्लान की है। तो एक कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि सब ये जो इन्वेस्टिगेशन है इट डज नॉट अपीयर टू बी प्रॉपर और फेयर। जी जी जी, मतलब उसपे कोर्ट की मतलब समझ पे कोई टिप्पणी नहीं है ये। नहीं, कोर्ट से कोई मतलब नहीं, वो तो नहीं एप्रिसिएशन, नो कमेंट ऑन द ऑर्डर ऑफ द स्पेशल जज, इट इज एप्रिसिएशन ऑफ द एविडेंस। और हमेशा कभी जब कोई रेयर केसेस में होता है जहां पर स्पेशल जज या सेशन जज इस तरह के कोई ऑब्जर्वेशन करता है जो फैक्ट से परे हैं या इमेजिनेशन पर है, तो उस समय हाई कोर्ट जरूर कमेंट पास करता है कि जो चीज नहीं थी, वो थ्योरी नहीं थी, आपने क्यों डेवलप कर ली, या आपने रॉन्ग फैक्ट्स को क्यों मेंशन कर दिया, या जो साक्ष्य नहीं है उसके बारे में आपने क्यों डिस्कस किया, व्हाई यू हैव डिस्कस्ड इट। तब कोर्ट का कमेंट पास करता है कि आपने अपनी सीमाएं लांघनी और आपने प्रॉपर ऑर्डर पास नहीं किया है। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें तो दिस इज द वे ऑफ द एप्रिसिएशन। ठीक है सर, यही मैं समझना चाहता था कि एक्चुअल स्थिति क्या होती, क्योंकि आम लोग ये समझते हैं जो अखबारों में जिस तरीके से आता है कि कोर्ट की निचली अदालत के फैसले पर टिप्पणी की। तुलसी साहब, एक चीज और है, नारकोटिक्स कंट्रोल जो एनडीपीएस कानून है उसकी धारा 27A लगाई गई थी। कोर्ट ने उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि एनसीबी ने जो ये धारा 27A जो लगाई, और कोर्ट ने, मैं फिर छोटा सा कोर्ट पढ़ूंगा कि कोर्ट ने कहा केवल किसी एक लेन देन या कुछ लेन देन के लिए पैसे देना उस गतिविधि के लिए फिनांसिंग करना नहीं है। फिनांसिंग के लिए जरूरी है कि वह राशि इसलिए दी जाए ताकि वह गतिविधि निर्बाध रूप से लगातार चलती रहे। ये जो टिप्पणी है, क्या ये नहीं दिखाती कि एनसीबी ने जो कार्रवाई की वो कहीं ना कहीं पक्षपाती थी? बिल्कुल थी। और जब ये एक वजह बताई जाती है किसी तरह से ये चेतावनी है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को, ये तो इसका जो मंतव्य था वो ये था कि जो दुनिया में सिंडिकेट्स, कार्टेल्स काम कर रहे हैं ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, और जो सभ्यता है सारी दुनिया की उसके ऊपर कुछ लगाने की आवश्यकता है। मगर तो जो इतनी डेंजरस ड्रग्स नहीं है उनको पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर यूज किया जाए तो उसका कोई वो होता नहीं है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए भारत का कानून भी इजाजत देता है और वो जुर्म नहीं है। जुर्म है भी बहुत माइनर जुर्म है, क्योंकि पर्सनल क्वांटिटी का मतलब कमर्शियल क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी और पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो क्वांटिटी होती है उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। मगर ये पीछे ही पड़ गए। अभी भी क्या साबित होगा कि बाकी जो लोग हैं वो कंज्यूम करते
के या इसको कमर्शियली लोगों तक पहुंचा, जो जी जो ट्रेड में इन्वॉल्व होता है वो एक बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है, क्योंकि ये बहुत नामुराद चीज़ है जो लोगों को इस वक्त हो जाती है। जैसे पंजाब में हुआ कि एक जनरेशन तकरीबन बिल्कुल इससे लिप्त हो गए, और उसके बाद जब सरकार बदली तो कुछ इसका किया, मगर कई लोग हैं जो अब भी कंज्यूम करते हैं, मगर जो कंजम्पशन है वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। जो शेड्यूल बना हुआ है ड्रग्स में, उनकी प्योरिटी के लेवल के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंस करने की जो ताकत होती है वो की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस केस में हर एक के खिलाफ इन्होंने जो करने की कोशिश की वो बिल्कुल गलत थी, और सिर्फ गलत नहीं थी, जो विक्टिम का एक नया प्रहार होता था उसको इग्नोर करने की आवश्यकता थी, मगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई। अदरवाइज जो भी हमारी एज लॉयर्स और एडवाइस क्लाइंट को यही होती है कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और पहले एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए फिर हम अपना स्टैंड लेंगे। यहाँ पहले दिन से ही स्टैंड ले लिया, कुछ समझ में नहीं आता कि भाई ये बिना पॉलिटिशियंस तो ऐसा होता नहीं। जी 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 अच्छा जी जी जस्टिस सिंह, मैं आपसे ये जान, क्या जो पूरा मामला है, मतलब 14 जून 2020 से लेके आज तक जो पूरा मामला, जिस तरीके से मौत पे सवाल उठाए गए कि मौत है या खुदकुशी है या हत्या है, फिर उसके बाद तमाम भूमिकाएं, रिया चक्रवर्ती की भूमिका, पैसे का भी मामला आया, यहाँ तक कि ईडी भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वॉल्व था इस पूरे मामले में। पहले पुलिस से सवाल खड़े हुए, मुंबई पुलिस पे, फिर सीबीआई की एक, जैसा कि तुलसी साहब ने भी बताया कि पटना में एक एफआईआर लॉन्च हुई, उसके बेसिस पे सीबीआई को इंक्वायरी सौंपी गई। उसके बाद ईडी इन्वॉल्व हो गई, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आ गया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक किसी खास मकसद से किया जा रहा था कि कहीं इसका कोई फायदा उठाया जा सके? वो फायदा क्या पॉलिटिकल था या नहीं था? आपकी क्या राय है इसमें, या आपको क्या लगता है? नीरज जी जी, जो टीवी से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई जी, उससे तो ऐसा लगता है कि ये एक उदाहरण होगा कि किस तरह से विवेचना में हस्तक्षेप किया जाता है। जी, भविष्य में एक उदाहरण बनेगा कि विवेचना को किस तरह से प्रभावित किया जाता है और किस तरह से विवेचना को एक अपने तरीके से करने का एक तरीका ढूंढा जाता है। जी। और अभी जैसा तुलसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि विवेचना के बाद कोई ओपिनियन फॉर्म करिए। ऐसा नहीं होता है कि विवेचना शुरू हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन का कुछ पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, और ओपिनियन पहले फॉर्म हो गई। और विद ऑल रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं कि मीडिया का रोल है वो कतई अच्छा नहीं है, और उसको अगर हम कहें कि मीडिया को भी अपने को सुधारने के लिए आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि जो आप जो चौथा स्तंभ अपने को क्लेम करते हैं, संविधान में आपका कोई अलग से प्रोविजन नहीं है। आप तो फ्रीडम ऑफ द स्पीच के बारे को लेकर के आपने अपने को डेवलप किया है। वो आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप ईमानदारी से आप पेश आए। आपने देखा, अगर हम न्यूज चैनल ओपन करते हैं तो रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह, भाई क्या हो रहा पूरे देश में? क्या कोई और समाचार था ही नहीं इसके अलावा? और कौन सी ऐसी बड़ी चीज हुई जिसके बारे में सब चीज बंद करके आपने पूरे देश को एक तरफ रख करके आप इसी पे दिन रात लगे हुए हैं? ओवर टेलीकास्टिंग क्यों? कौन करा रहा था? हु वाज डूइंग ऑल दिस थिंग? मेरी तो नहीं समझ में आता कि सारे के सारे मीडिया पागल हो गए। मुझे तो नहीं समझ में आता कि सारे लोग
एक तरह से ही प्रभावित, इसका मतलब कोई ऐसी पावरफुल चीज थी जिसकी वजह से मीडिया प्रभावित था और मीडिया उसी को इश्यू लेकर के चल रहा था। कारण क्या था, कौन था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंप्रेशन तो ये आता ही है कि सम पावरफुल पर्सन वाज देयर जिसकी वजह से मीडिया ओवर टेलीकास्टिंग कर रहा था और ओपिनियन पहले से फॉर्म कर रहा था। अभी एक घटना घटित हुई हाथरस में, 4 दिन पहले तक मीडिया कुछ और कह रहा था, अब 4 दिन हुए, अभी 3 दिन हुए, मीडिया ने यू टर्न ले लिया, अब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, जो पहले उसने दिखाया मीडिया ने उसी को पलट दिया अपना और उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। क्यों भाई, और आप क्या दिखाना चाहते हैं? पब्लिक क्या बेवकूफ तो है नहीं, पब्लिक सब समझती है कि आखिर हो क्या हो रहा है, 4 दिन पहले परिस्थितियां क्या थी और 4 दिन में आपने क्या कर लिया। तो ये जो आपकी मीडिया ट्रायल और मीडिया इन्वेस्टिगेशन, हम इसको इन्वेस्टिगेशन भी जोड़ते हैं, वाई हु इज दिस मीडिया टू डू द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आर देयर, आप उनको विवेचना करने दीजिए। अभी तुलसी साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि अगर उनके लीकेज पता हो जाएंगे कि इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है, तो हर इन्वेस्टिगेशन के डायमेंशन होते हैं, कई डायमेंशन पर इन्वेस्टिगेशन होता है। कभी कभी जो एफआईआर लिखाता है वो ही मुलजिम होता है, ठीक है, एफआईआर अपराध उसने स्वयं किया और किसी को मुलजिम बना दिया, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मतलब अपना सारी चीज सीक्रेट रख करके विवेचना करती है, साक्ष्य कलेक्ट करती है और एक कंक्लूजन पर आती है, अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है कि इसके आधार पर यह अपराध किसने किया किसने नहीं किया, या कोई एविडेंस किसी के बारे में नहीं मिल पाई। कभी कभी होता क्या है, अपराध तो हो गया, विवेचना मर्डर हो गया, लेकिन यह नहीं पता लग पाता हु डिड इट, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंत में फाइनल रिपोर्ट लगाती है, मर्डर वाले केस में भी, क्योंकि उनको कहीं कोई एविडेंस ऐसी नहीं मिल पाती है। इस केस में शुरुआत से ही एक ओपिनियन फॉर्म कर दी गई और एक किसी व्यक्ति विशेष को मेन मुलजिम बना दिया गया, और विवेचना कैसे हो ये टीवी पर कहा जाने लगा कि विवेचना इस तरह से होनी चाहिए, और ये तो सुसाइड नहीं मर्डर है। भाई मर्डर नहीं सुसाइड है, पर्टिकुलर डॉक्टर ने ये ओपिनियन फॉर्म की, ये क्या हो रहा, व्हाट इज दिस? अगर हम कोई चीज कहते हैं, मैं इसी सवाल पे आ रहा हूं। जी बोलिए जस्टिस सिंह, बोलिए आप। जी, हम आपसे कह रहे हैं, मान लीजिए अगर हम कोई चीज कहते हैं आपसे और वो मीडिया वालों को लगता है कि नहीं, जो जस्टिस रविंद्र सिंह कह रहे हैं ये प्रॉपर बात नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेगी, तुलसी साहब अगर कोई बात कह रहे हैं तो ये भी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करेगा, तो इसको टेलीकास्ट करने की क्या जरूरत है भाई? नो नीड। लेकिन वो लोग तैयार किए गए और उनसे कहलवाया गया और उसको टेलीकास्ट किया गया, वही फॉर व्हाट? क्या मकसद था? मकसद, इसका मतलब ये हुआ मकसद साफ नहीं था। तुलसी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि नियत साफ नहीं थी, कुछ इरादा और था और उसके तहत कार्रवाई हो रही थी। जी अच्छा, तुलसी साहब, मैं आपसे भी एक सवाल मेरा ये है कि अब बात इरादे, नियत और उसकी आई है, एक सवाल है सेलेक्टिव लीकेज, जो जस्टिस रविंद्र सिंह ने बात कही कि सेलेक्टिव लीकेज भी हुआ या जो लीकेज, इंफॉर्मेशन लीकेज हुई। एक चीज तो वो है कि ये जो सेलेक्टिव लीकेज एजेंसीज की तरफ से होता है, मानी बात है, ये सारी, जैसे अब थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं एक उसके लिए कि हाथरस केस में वो एक किसी चैनल के रिपोर्टर के व्हाट्सएप मैसेजेस शायद पब्लिक में आ गए, मानी बात है, ये जो जांच एजेंसियां हैं उन्हीं के जरिए हुआ होगा, क्योंकि हम आप जैसे लोग तो व्हाट्सएप मैसेज को जांच नहीं सकते, टैप नहीं कर सकते। वहां पे ये, यहां पे भी ऐसा लगा कि, और एक ये भी देखने में आया कि जो चीज कहीं एक दिन पहले चैनल बोल रहा है, अगले दिन वो एक जांच एजेंसी उस तरफ दिशा, मतलब उस तरफ कदम बढ़ा रही। तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या साजिश है इसमें? बिल्कुल ऐसे है जैसे जज साहब ने अभी मीडिया ट्रायल पे बात की। बात यह है कि दिस इज द अनहोली अलायंस
suspect and the police. जी जो पुलिस एंड जर्नलिस्ट, जी पुलिस जर्नलिस्ट का जो अनहोली अलायंस ना हो तो ये बात बाहर नहीं निकल सकती। जी दोनों जी तो इस बात में अपनी टीआरपीज बढ़ाने के लिए, जर्नलिस्ट टीआरपी बढ़ाने के लिए और पुलिस अपना फायदा करने के लिए ये सेंसेशनलाइज करती है। मगर मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया और लॉ कमीशन ने भी, काउंसिल ने भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया मीडिया के लिए। और बात यह है कि जो संविधान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट देता है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आइडियाज फ्लरिश। तो इसलिए कोई भी कानून के हक में सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है और देश भी नहीं है कि ऐसा कुछ अंकुश लगाया जाए, मगर सेल्फ रेगुलेशन की आवश्यकता है मीडिया की। ये फ्रीडम एक बहुत बहुमूल्य चीज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरी तरफ अदालत की जो कार्रवाई है उसकी सैंक्टिटी बनाने की आवश्यकता है। जो एजेंसीज जुड़ी हुई हैं इन्वेस्टिगेशन अदालत के साथ, उनको भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये ऐसा कई देशों में प्रॉब्लम की डिबेट हुई है मीडिया ट्रायल के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि भाई विदाउट फ्रीडम ह्यूमन प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल एंड विदाउट फेयर ट्रायल रूल ऑफ लॉ इज इम्पॉसिबल। तो दोनों ही चीजें बहुत आवश्यक हैं हमारे लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस भी बरकरार रहनी चाहिए और अदालत भी स्वतंत्र रहनी चाहिए, उनको इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब ये कहा जाता है कि मीडिया को अगर संयम करता जाए तो ये होगा कि एक फेयर ट्रायल और फेयर फ्री स्पीच ये दोनों बरकरार रह सकते हैं, मगर संयम की आवश्यकता है, कानून की आवश्यकता नहीं है। तो अदरवाइज जो है यही जो मीडिया ट्रायल की रिवायत अगर पक्की हो जाती है फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी उसके ऊपर असर करेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी असर हो जाएगा। तो ये कहते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स ने कि ट्रायल बाय न्यूज़पेपर्स is the grossest mode of interference. Grossest mode of interference. And courts can function independently only in the absence of pressure. और ये मीडिया ट्रायल जो है प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिनेश त्रिवेदी में there will be frightening side effects of undue popular pressure and chilling effect can paralyze the system. मगर चेतावनी सुनती नहीं है मीडिया भी और ना ही पुलिस। कहा it is difficult for judges not to be affected. ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जजमेंट है इन द केस ऑफ अटॉर्नी जनरल वर्सेस बीबीसी, और उसमें कहा कि difficult to accept that judges are not affected but by what they read or what they see outside the court. कहा फिर discussion on evidence is wrong. Pre-trial sounding of trumpet is contrary to public policy. This is again Attorney General versus BBC. तो ये कहना कि असर नहीं होगा, वहाँ पे असर ज्यादा होता है क्योंकि ज्यूरी ट्रायल होती है और ज्यूरी को ये हिदायत दी जाती है कि आप कोई अखबार नहीं पढ़ेंगे, आप किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, और टीवी वगैरह तो उस वक्त भी होता नहीं था, अभी मनाही है कि टीवी भी देख नहीं सकते, मगर जजेस के ऊपर तो ऐसी कोई मनाही हो नहीं सकती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मीडिया ट्रायल जो विच प्रीजजेस द इश्यू
It destroys the safeguards, constitutional safeguards of right to silence and also presumption of innocence. Media on day one presumes that they are guilty. How can you take away the presumption of truth? I have a right to silence. मगर मेरे को रोज सुबह से शाम तक अगर बदनाम करने की कोशिश की जाएगी तो मेरे को फेयर ट्रायल कैसे मिल सकती है? क्योंकि इनडायरेक्टली तरीके से ना चाहने पर भी जजेस का माइंड अफेक्ट होता है जो पढ़ते हैं। तो कम से कम ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना है। तो जो भी मीडिया ट्रायल है ये हानिकारक है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और हानिकारक है इवन फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहे वॉलंटरी सरेंडर कर दी जाए, अगर एक बार सरेंडर हो जाएगी तो दोबारा इसको मिलेगी नहीं। ये बहुत बड़ी ताकत है मीडिया के पास और इनको संयम बरतने की आवश्यकता है। जी जी जी, आपको मैं शायद आपको जानकारी होगी भी कि आज ही जो नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी है उसने एक चैनल पे सुशांत सिंह राजपूत के कुछ फेक ट्वीट दिखाए गए थे जिसके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन ये सेल्फ रेगुलेशन की जो बात थी उस पर आई। मैं तुलसी साहब आपसे एक सवाल और ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा अलग हटके, मतलब मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ा है, उसमें एक अब ये डिमांड हो रही है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो पोस्टमार्टम दोबारा या उसकी रिपोर्ट वो दोबारा फैक्ट चेक किए जाएं और सीबीआई उनको दोबारा जांच करके तब दोबारा फैक्ट लाया जाए, क्योंकि अभी ये खबर आ रही कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो आत्महत्या थी, खुदकुशी थी, मर्डर नहीं था। तो थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं संक्षेप में जानना चाहूंगा कि क्या आप इस मांग को आप कितना जायज समझते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये जो कानून के खिलाफ है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। सीआरपीसी में जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कॉन्फिडेंशियल है, मगर यहाँ पे पुलिस ने भी ऐसा एटीट्यूड लिया कि आप बैल मुझे मार। पुलिस को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि किस तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है, मगर उन्होंने फिर भी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन की जो इनको सूट नहीं करती थी। ये चाहते थे कि किसी तरह से रिया को टारगेट किया जाए। जब उन्होंने नहीं मानी इनकी बात और नहीं ठीक किया जो नहीं मानी, तो उन्होंने एफआईआर जमा दर्ज करवा दी। एफआईआर में ये पैसा लूट लिया है। जब वो भी बात नहीं बनी तो इन्होंने ये कहा कि ट्रांसफर टू सीबीआई। सीबीआई चली गई। सरकार बिल्कुल इनकी उंगलियों के ऊपर नाच रही जी, भी शायद। तो वो जब सीबीआई को आ गया तो सीबीआई का व्यू भी, सीबीआई ने एम्स की 7 मेंबर पैनल, 7 सीनियर मोस्ट प्रोफेसर डॉक्टर को ये दिया। तो वो डॉक्टर्स की जब रिपोर्ट ये आ गई कि भी दिस इज सुसाइड और यूनानिमस रिपोर्ट आ गई, अब वो डॉक्टरों को टारगेट कर रहे हैं। जब सीबीआई ने कहा कि ये ठीक है, सुसाइड है, तो फिर सीबीआई को टारगेट कर रहे हैं। अब कोर्ट मॉनिटर चाहिए। तो ये फिशिंग एंड रोविंग इंक्वायरी बना दी गई है मुलजिम द्वारा ने विक्टिम द्वारा। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात। जी जी, जस्टिस रवीन सिंह, अब क्योंकि वक्त कई 35 मिनट का हो गया तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि एक रिया चक्रवर्ती महीने भर जेल में रही, जो भी उनके ऊपर आरोप लगे, वो आरोप अभी अदालत में फाइनली कितने सिद्ध होते हैं नहीं होते वो एक बात की बात है। अगर वो दोषी करार होती है तो मानी बात है उनको सजा मिलेगी और सजा मिलनी भी चाहिए। उसमें फिर उनका सेलिब्रिटी स्टेटस से ही ध्यान होना चाहिए। हालांकि ये पहले कुछ मामलों में ऐसा नहीं हुआ है, वो भी सबके सामने है। लेकिन अगर वो दोषी साबित नहीं होती है मामला खत्म होने के बाद, और ऐसा हिंदुस्तान में कई मामलों में हुआ है, लेकिन उससे पहले जिसे कहते हैं कि जो इज्जत थी, जो पूरा वो था, वो सारा कुछ खत्म हो गया। आपको नशे के कारोबार से भी जोड़ दिया गया, आपको मर्डर में अकम्प्लिस बता दिया गया, और
ऐसा और तमाम जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनमें भी ऐसा होता है, चोर भी बना दिया जाता है, रेपिस्ट भी बना दिया जाता है, लेकिन एंड पे आदमी छूट जाता है। तो जो ये इज्जत की नुकसान होता है, जो ये सोशल नुकसान होता है एक किसी व्यक्ति का, उसका कॉम्पेंसेशन कैसे होगा? क्योंकि कॉम्पेंसेशन जो गड़बड़ी जो होती है वो जांच एजेंसियों की तरफ से होती है और जो सिलेक्टिव लीकेज होते हैं उसकी वजह से है। तो जिम्मेदारी जो है किसी जांच एजेंसी की नहीं बनती। वो बेचारा वो शख्स जो है, जो आरोपी है, अगर वो निर्दोष साबित हो जाता तो वो फंस जाता, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। एक धब्बा तो उसमें लग ही जाता है, क्योंकि वो छूट गया वो एक अलग बात है। इसको कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए या इसको रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं? नीरज जी, हमारे साथी तुलसी साहब संविधान विशेषज्ञ भी है, पार्लियामेंट के मेंबर भी है। जी, एक कानून बनाने की आवश्यकता है कि अगर फॉल्स इम्प्लीकेशन हो रहा है तो जो फॉल्स इम्प्लीकेट कर रहा है या जो चार्जशीट गलत लगा रहा है उस पर भी कुछ पेनल्टी होनी चाहिए। दे शुड आल्सो बी पेनलाइज्ड। लेकिन ऐसा कानून अभी तक इफेक्टिव हमारे देश में आया नहीं। विदेशों में कहीं कहीं है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। हम इन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ऐसा कानून लाएं। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो व्यक्ति फॉल्स इम्प्लीकेट किया जाता है, चाहे रिया चक्रवर्ती हो चाहे कोई और हो, उसका तो कैरियर आपने बर्बाद कर दिया। अब ट्रायल चलेगा, इसका ट्रायल चलेगा, कितने साल लेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसकी अपील होगी, अपील के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में SLP या फिर अपील होगी, तो उसका ये जीवन तो बेकार हो गया। एक राइजिंग कैरियर, एक उसकी अपना जो कैरियर था, उसकी इज्जत थी, मान सम्मान था या नहीं था, अपना कैरियर था, वो तो बर्बाद हो गया उसका। ये कौन कंपनसेट करेगा? वो विल डू इट। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस देश में फॉल्स इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जब तक इस पे कोई इफेक्टिव कानून नहीं आएगा तब तक ये फॉल्स इम्प्लीकेशन नहीं रुकेगा। नीरज जी, मेरा एज ए लॉयर और एज ए जज एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने अपराध किया उनके नाम कहीं कहीं नहीं आए, न विवेचना में आए न उनका कहीं पर भी आए। विवेचना की गई किसी के प्रेशर में और निर्दोष लोगों को चार्जशीट किया गया और निर्दोष लोगों का कन्विक्शन हुआ। कुछ लोग ऐसे अच्छे प्रभावशाली, एक MLA था, उसकी डेथ भी जेल में ही हो गई एंड ही वाज इनोसेंट। तो अब क्या होगा? व्हाट विल हैपन? देश में जो फॉल्स इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ सत्य को असत्य में कन्वर्ट कर देना और असत्य को सत्य बना देना, एक यहाँ पर एक रिवाज सी बन गई है कि जिसको चाहो उसको आप दोषी साबित कर दो और जिसको चाहो उसको आप निकाल दो। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जैसा भी तुलसी साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और अपने जितने भी जजमेंट आए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से आए, सबने कहा कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं है तो फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता? व्हाई नॉट? और ये इन्वेस्टिगेशन प्रभावित कैसे होता है? ये हमारे आपके कहने से नहीं होता है। तुलसी साहब बहुत देश के जाने माने वकील हैं, अच्छे हमारे सांसद भी हैं। ये अकेले चाहे तब भी नहीं कर सकते, लेकिन ताकतवर शक्तियां हैं, वो लगती हैं, वो कहती है कि आपको ऐसे करना है, वो डिक्टेट करती हैं कि आपको ये करना, ये करना, ये करना है, ठीक है। और हमारे जिनको हम कहते हैं, जिन पे निर्भर करते हैं, जिनको हम मानते हैं दे आर ऑनेस्ट पीपल, वो बेईमान साबित होते हैं और वो जैसा डिक्टेट किया जाता है वैसे दस्तखत करते हैं और वैसे ही लिखते भी। तो हमको अपने देश को अगर बचाना है तो ईमानदारी पर जोर देना होगा। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से हट रहे हैं और सत्य के मार्ग से हम हट रहे हैं। जहां हमारे यहाँ कहा जाता था झूठ बोलना पाप है, अब झूठ का पुलिंदा दिन रात चल रहा है। जी चाहे वो कहिए, ठीक है, जिसको चाहे उसको बेईमान बना दीजिए और जिसको चाहे उसको ईमानदार और संत बना दीजिए। ये हो रहा है। तो क्या होगा भविष्य? हम लोग बहुत चिंतित हैं इस बात से कि इस देश का होगा क्या आखिर। और ये जो शक्तियां अपनी ताकत यूज कर, व्हाई नॉट फेयर इन्वेस्टिगेशन, व्हाई नॉट फेयर लाइफ,
फ्री स्पीच और फ्री एक्सप्रेशन का जो हमारा संविधान ने जो हमको हक दिया है, व्हाई नॉट? जी जी। रातों रात अधिकारी बदले जाते हैं, रातों रात जो है, अगर आप हमारी लाइकिंग का आदमी नहीं है तो हम उसको चेंज कर देंगे। विवेचना अगर हमारे हिसाब से नहीं हो रही तो हम चेंज कर देंगे। जैसा भी कहा तुलसी साहब ने कि जहां एफआईआर नहीं होनी चाहिए वहां एफआईआर हो गई। जी जी। ठीक है, और उसके बल पर एक अपने हिसाब से विवेचना को दे दिया गया। जी क्या जी, है? अगर ये जो जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, अगर जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं जिस केस के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूं, एक मध्यम क्लास की महिला जो अपना कैरियर बनाने के लिए चली थी, वो राजनीति की शिकार हो गई। और मुझे तो उसको देख करके तरस आता है। नीरज जी, इसी केस में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कुछ ऐसे भी हीरो हीरोइन के इंटेरोगेशन किया है जिनकी हैसियत है। क्यों भाई उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर आप रिया चक्रवर्ती को मुलजिम बना सकते हैं तो उन बड़े बड़े लोगों क्यों नहीं आपने बनाया? देयर केस वाज ऑन द सेम फुटिंग, व्हाई नॉट? क्यों कि वो उनके तो गॉडफादर बैठे हुए हैं। ये मध्यम क्लास की महिला थी, इसका कोई गॉडफादर था नहीं, तो आपने जैसा चाहा उसको हैंडल कर दिया। और उसका हमें नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, वेदर शी इज इनोसेंट और शी इज रियली कल्प्रिट, आई कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन ये जरूर लगता है देखने से कि पॉलिटिक्स की अगर कोई शिकार हुई है तो रिया चक्रवर्ती होती है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, जहां सत्य, अहिंसा और क्या क्या नारे लिखे जाते हैं हमारी अदालतों में, उनका सबकी अवहेलना हो रही है खुल्लम खुल्ला। कोई कहने वाला नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। हो सकता है जो लोग कहें उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। जी जी जी। तुलसी साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि क्या कानून बनना चाहिए ताकि जो विक्टिम है अगर वो निरपराध दोषी नहीं साबित होता है तो उसका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई कैसे हो? क्या इसके लिए कोई कानून होना चाहिए? और किसी को जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरीलाल के केस में 1962 में शायद ये कहा है कि जो स्टेट है वो लायबल है if it commits the theft of property belonging to the accused which was kept in the malkhana and that when it is missing, then the state is liable to compensate. मगर ये काफी नहीं है, क्योंकि as it is जो मुल्जिम है वो थका होता है जब तक ये सामने आता है कि ये केस झूठा है। जब फाइनलिटी होती है तब वो सांस लेता है और फिर दोबारा अदालत करने के लिए तैयार नहीं होता। जी जी। मैं एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा। जी बिल्कुल। इन द केस जब अगर अदालत ने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं किसी इन्वेस्टिगेटर के बारे में तो उसको अपनी जेब से कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये नहीं कि सरकार दे, सरकार देगी तो मेरे खर्च जी जी। तो आई विल इंट्रोड्यूस एन अमेंडमेंट। अगर सरकार मानती है या नहीं मानती है बहुत बड़ी बात है। चलिए वो तो बात की बात है, देखा जाए। लेकिन चलिए आप शुरुआत करेंगे तो कम से एक पहल होगी, एक शुरुआत तो होगी। तो आप दोनों लोगों का, जस्टिस रवीन सिंह आपका और केटीएस तुलसी साहब आपका, आप दोनों लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात हुई आज, इसमें हमारे दोनों ही जो गेस्ट हैं उनका मानना है कि ये पूरा मामला कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एक किसी दबाव में किया गया। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो मामले चले वो कहीं न कहीं किसी दबाव में किए गए और दोनों ही हमारे जो गेस्ट हैं उनको दोनों को ही मीडिया की भूमिका को लेकर शिकायत है। और जो लगता भी है कि हाँ मीडिया ने कुछ ज्यादा ही इसमें क्या कहते हैं आगे बढ़ के उत्साह में या अति उत्साह में जो काम किया वो कहीं न कहीं किसी की मानहानि में लग गया, किसी की मानहानि की वजह बन रहा है और इन्वेस्टिगेशन को भी हैम्पर कर रहा है। साथ ही आप दोनों लोगों का ये मानना है कि जो इस तरीके के जो जबरदस्ती के केसेस होते हैं जिसमें गलत रूप से किसी को फंसाया जाता है, अगर वो बाद में निर्दोष साबित होता है तो जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, चाहे वो जांच एजेंसी
के जो जांच अधिकारी हैं उनके ऊपर, या किसी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि किसकी वजह से किसी एक आदमी को बेवजह परेशान होना पड़ा। आप दोनों लोगों का हमारे शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।